नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। नैनीताल क्षेत्र का मुख्यमंत्री के अपर सचिव ने किया दौरा। ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर ग्रामीणों की सुनी समस्याएं, ग्रामीणों के साथ विकास कार्यों को लेकर की चर्चा। ऋषिकेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर चलाया चेकिंग अभियान। दून तिराहे पर पकड़ी गई शराब की पेटियां, तस्करी में इस्तेमाल कार सीज। महाकुंभ के दौरान अखाड़ा परिषदों को भंग करने की मांग। निर्माणी और निरंजनी अखाड़ा परिषदों के अध्यक्षों को नोटिस जारी। स्वामी हठयोगी ने 15 दिन के भीतर मांगा जवाब। मसूरी में पेट्रोल पंप कर्मचारी से मारपीट, अपराधियों को दून पुलिस ने सिखाया सबक। घटना में शामिल 2 मुख्य आरोपियों को किया गिरफ्तार। और धनौरी में 6 दिन बाद भी नहीं हुआ मौत का खुलासा। ग्रामीणों ने पुलिस चौकी का किया घेराव। हत्या को आत्महत्या का रूप देने का लगाया आरोप। चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री के अपर सचिव मनमोहन मैनाली ने नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तमाम ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों के साथ विकास कार्यों के बारे में चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को प्राथमिकता से विकास कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी शासन की योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिले, इसके लिए आपसी समन्वय के कार्य करें। अपर सचिव ने अधिकारियों को पहाड़ में सड़क किनारे घूम रहे पशुओं के लिए टैग लगाने और रामगढ़ के आसपास गौशाला के लिए भूमि चयन करने के निर्देश दिए। उन्होंने उद्यान और कृषि विभाग को कीवी उत्पादन के लिए प्रचार प्रसार करने को कहा। साथ ही लोक निर्माण विभाग को पोखराड़ और कुमुटी गांव में सड़क निर्माण के लिए सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मेजर जनरल मनोज तिवारी ने की मुलाकात। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर हुई विस्तृत चर्चा। अग्निवीर भर्ती में उत्तराखंड से 4500 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। मेजर जनरल मनोज तिवारी ने जानकारी दी। 2000 रिक्त पदों पर जल्द की जाएगी भर्ती। आने वाली भर्तियों में राज्य के अधिक से अधिक युवा कर सके प्रतिभाग। सैनिक बहुल राज्य उत्तराखंड, ये कहना है सीएम धामी का। राज्य में होने वाली भर्तियों में सेना को देंगे प्रशासनिक सहयोग। जनपद स्तरों पर लगेंगे कैंप। सेना द्वारा राज्य में लगाए जाने वाले कैंपों में राज्य सरकार देगी हर संभव सहयोग। नगर निकाय चुनाव को लेकर शुरू हुई पुलिस की चेकिंग रंग लाने लगी है। पुलिस ने अति व्यस्त रहने वाले दून तिराहे पर शराब की पेटियां पकड़ी है। ये शराब की पेटियां एक कार से तस्करी की जा रही थी। पुलिस को अंदेशा है कि शराब चुनाव में खपाने के लिए लगाई गई होगी। कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि देर रात पुलिस दून तिराहे पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक कार चालक पुलिस को देखकर कुछ दूरी पर रुक गया। शक होने पर पुलिस कार के पास पहुंची और चालक से पूछताछ करते हुए कार की चेकिंग की। तलाशी लेने पर कार से पुलिस को 5 पेटी शराब बरामद हुई है। शराब तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने चालक कृष्ण गुप्ता निवासी रेलवे रोड को गिरफ्तार किया और तस्करी में इस्तेमाल कार को भी कब्जे में लेकर सीज कर दिया। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच शुरू कर दी है। महाकुंभ के दौरान अखाड़ा परिषदों को भंग करने की मांग ने जोर पकड़ा है। स्वामी हठयोगी ने निर्माणी और निरंजनी अखाड़ा परिषदों के अध्यक्षों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर जवाब मांगा। हाल ही में रुड़की आगमन पर उन्होंने विशेष बातचीत में बताया कि अखाड़ा परिषद में चल रही गुटबाजी से साधु संतों की छवि धूमिल हो रही है। अखाड़ा परिषदों की संपत्ति का व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने महाकुंभ के दौरान निष्पक्ष चुनाव करते हुए अखाड़ा परिषदों का पुनर्गठन करने की बात कही है। हठयोगी ने फिलहाल इस मामले में महाकुंभ के पवित्र आयोजन पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि अगर 13 अखाड़ों को एक मंच पर आना है तो निष्पक्ष तौर पर अखाड़ा परिषदों का नवगठन होना चाहिए। हमने अखाड़ा परिषद के दोनों अध्यक्षों को नोटिस दिया है। नए सिरे से चुनाव कराया जाए और उनको 15 दिन का समय दिया है जो आपका। अगर वो मानते हैं दोनों अखाड़ा परिषद भंग करके और सबकी सर्वसम्मति से
नया चुनाव होता है। पेट्रोल पंप पर दबंगई दिखाते हुए पेट्रोल पंप कर्मचारी से मारपीट करने वाले अपराधियों को दून पुलिस ने सबक सिखाया है। मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 2 मुख्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। दरअसल मसूरी के सुवाखोली स्थित सेठी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने आई कार में बैठे युवकों से जब पेट्रोल पंप कर्मचारी सूरजमणि नौटियाल ने शोर कम करने और शराब न पीने को कहा तो युवकों ने इसका विरोध करते हुए गाली गलौज शुरू कर दी। इसके बाद करीब 18 युवक पेट्रोल पंप के अंदर घुस गए और सूरजमणि के साथ मारपीट करने लगे, जिसे देखकर पेट्रोल पंप पर कार्यरत अन्य कर्मचारियों ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो युवकों ने उनके साथ भी मारपीट की। इस संबंध में कुणाल सेठी ने कोतवाली मसूरी में तहरीर दी, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने घटना में शामिल 2 मुख्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। धनौरी में नाबालिग युवक की मौत का खुलासा न होने पर ग्रामीणों ने पुलिस चौकी का घेराव कर दिया है। साथ ही उन्होंने पुलिस पर नाबालिग युवक की हत्या को आत्महत्या का रूप देने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि युवक ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि फांसी पर लटकाया गया है। पुलिस उचित जांच नहीं कर रही। थाना प्रभारी ने ग्रामीणों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि 6 दिन पहले तेलीवाला निवासी एक नाबालिग युवक का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला था, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी थी। चौकी प्रभारी हेमदत्त भारद्वाज ने मौके पर पहुंचकर शव को पेड़ से उतारकर पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था और मामले की जांच शुरू कर दी थी, लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद भी परिजनों को युवक की मौत का सही कारण नहीं बताया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने चौकी का घेराव कर न्याय की मांग की है। पेड़ पर लटका मिला 24 तारीख को सुबह, तो पुलिस प्रशासन को सूचना की तो गांव के लोग भी हर रोज चौकी आ रहे और पीड़ित परिवार भी चौकी आ रहा, तो कुल मिलाकर अपनी दोनों चौकी से परिवार खुश नहीं है। पुलिस अब तक रिपोर्ट नहीं आई पोस्टमार्टम की। पुलिस का कहना है कि उसने आत्महत्या की है। जब रिपोर्ट नहीं आई तो आप डायरेक्ट कैसे कह रहे कि आत्महत्या की, किस आधार पर कह रहे? एक तो पीड़ित परिवार टूटा पड़ा, ऊपर से आप उसे वो देनी थी हिम्मत और उसे तोड़ने का काम कर रहे। तो हम शांतिपूर्ण चौकी बैठे हुए जब तक बैठेंगे जब तक परिवार। नरेंद्रनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस और एसओजी की टीम ने मिलकर नशे के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 2 किलो 200 ग्राम चरस और चरस बेचकर कमाए 90,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल एक कार को भी कब्जे में लेकर सीज किया है। मामले का खुलासा मुनीगिरेती थाने में पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने किया। उन्होंने बताया कि चुनाव की दृष्टि से पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है। इसी कड़ी में नरेंद्रनगर के निकट थाना प्रभारी गोपाल दत्त भट्ट, एसओजी प्रभारी प्रदीप चौहान और ओमकांत भूषण की टीम ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध कार को तलाशी के लिए रोका। तलाशी लेने पर कार से पुलिस को चरस बरामद हुई है। चरस तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने सुंदर, देवेंद्र और मोतीलाल नाम के तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी जनपद हरिद्वार के रहने वाले हैं। सीआईओ की टीम है और थाना नरेंद्रनगर की टीम है। इनके द्वारा संयुक्त टीम बनाकर चेकिंग की गई और प्लासदा चौकी क्षेत्र से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से लगभग 2.25 किलो चरस बरामद की गई है। साथ ही जो चरस बेचकर 90,000 रुपए इन्होंने कमाए थे उसको भी बरामद किया गया है। ये जो तीनों अभियुक्त हैं ये जनपद हरिद्वार के रहने वाले हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है कि कहां से लेकर आ रहे थे और किसको सप्लाई करने जा रहे थे ये लोग। इनमें से 2 लोगों का अभी तक आपराधिक इतिहास भी निकला है। दोनों पूर्व में एनडीपीएस के केस में थाना कनखल जनपद हरिद्वार से जेल में जा चुके हैं। तीनों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इसमें आगे क्योंकि ये कमर्शियल मात्रा में रिकवरी की गई है, इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी और इनकी जो भी अवैध रूप से संपत्ति इन्होंने अर्जित की है उसको भी अटैच कराया जाएगा। तो वहीं सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार के हर की पौड़ी में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। भीषण ठंड के बावजूद श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य और मोक्ष की कामना कर रहे हैं। गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि इस अवसर पर मां गंगा में स्नान करने से सभी कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर पितरों के निमित्त पूजा करने से जीवन में सुख और शांति आती है। वहीं भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। साथ ही मेला क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांटकर अधिकारी और पुलिसकर्मियों को तैनात किया है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, नगर निगम चुनाव में नामांकन का आखिरी दिन है। निकाय चुनाव का आज आखिरी दिन है। पूरे राज्य में आज हो रहे हैं नामांकन। काफी संख्या में बीजेपी कांग्रेस के बागी भी कर रहे हैं नामांकन। बीजेपी और कांग्रेस ने देर रात मेयरों की अंतिम सूची की जारी। बीजेपी और कांग्रेस ने कई नए चेहरों पर लगाया दाव। पार्टियों से टिकट न मिलने पर कई प्रत्याशी लगा रहे हैं पार्टियों पर गंभीर आरोप। दोनों पार्टियों में इस्तीफों का दौर जारी। 2 जनवरी को होना है नाम वापसी। बागियों से नाम वापसी कराना पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती। 2 जनवरी के बाद होगी पूरे चुनाव की तस्वीरें साफ। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का कर रहे हैं दावा। तो बड़ी खबर निकाय चुनाव से जुड़ी जो आप तक पहुंचाई जा रही है। आज निकाय चुनाव में नामांकन का अंतिम दिन है। पूरे राज्य में आज नामांकन हो रहे हैं। काफी संख्या में बीजेपी और कांग्रेस के बागी भी नामांकन करने पहुंचे हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने देर रात मेयरों की अंतिम सूची जारी की है, जिसके बाद अब ये लोग आज अंतिम दिन नामांकन करने पहुंच रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने कई नए चेहरों पर दाव लगाया है। पार्टियों से टिकट न मिलने पर कई प्रत्याशी लगा रहे हैं पार्टियों पर गंभीर आरोप। दोनों पार्टियों में इस्तीफों का दौर जारी। 2 जनवरी को होना है नाम वापस। बागियों से नाम वापस कराना पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती। 2 जनवरी के बाद होगी पूरे चुनाव की तस्वीरें साफ। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का कर रहे हैं दावा। निकाय चुनाव में नामांकन का अंतिम दिन आज है। पूरे राज्य में आज नामांकन किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी और कांग्रेस के जो बागी हैं वो भी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं अपने नामांकन के लिए। बीजेपी और कांग्रेस ने देर रात मेयरों की आखिरी सूची जारी की है, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस ने कई नए चेहरों पर भी यहां पर दाव लगाया है। पार्टियों से टिकट न मिलने पर कई प्रत्याशी पार्टियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दोनों पार्टियों में इस्तीफों का दौर लगातार जारी है और बागी लोग भी जो है नामांकन भरने पहुंच रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, नगर निकाय चुनाव में नामांकन का आज आखिरी दिन है और देखा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार तो जा ही रहे हैं, साथ ही वो उम्मीदवार भी पहुंच रहे हैं जो इन दोनों पार्टियों से बागी हो चुके हैं। हाँ संदीप, बिल्कुल कहें तो सबसे बड़ी बात है कि आज नामांकन का अंतिम दिन है। नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं यहाँ पर। आज अंतिम दिन है। सभी प्रत्याशी जिन्होंने नामांकन नहीं किया था वो आज सभी प्रत्याशी कर रहे हैं। और वो लोग जो पार्टियों से टिकट की इंतजार कर रहे थे कि शायद हमारा टिकट होगा, क्योंकि कल सभी पार्टियों ने अंतिम सूची जारी कर दी है। और अब जिन लोगों ने अपना मन बना लिया कि हमें चुनाव लड़ना है, तो वो भी आज बागी के रूप में आज यहाँ पर अपना नामांकन कर रहे हैं। तो कुल मिला के कहें, आज का जो दिन है उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर, आज सभी प्रत्याशी, चाहे वो वार्ड के लिए हो, चाहे वो नगर पालिका अध्यक्ष के लिए हो, चाहे नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए हो, चाहे मेयर के लिए हो, तो आज वो सभी लोग अपना अपना नामांकन कर रहे हैं अपने अपने समर्थकों के साथ, साथियों के साथ। तो आज का दिन नामांकन का है। तो कहें 31 और 1 तारीख इन नामांकनों की जांच होगी कि नामांकन सही भरे गए हैं, नहीं भरे गए हैं। और फिर 2 तारीख को अगर हम कहें तो 2 तारीख को अगर बात करें तो 2 तारीख को नाम वापसी की होगी। जो लोग प्रत्याशी अपना नाम वापसी कराना चाहते हैं, चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, वो अपना नामांकन वापस ले लेंगे। और कहें तो 2 तारीख की रात्रि को एक फाइनल लिस्ट यहाँ पर चुनाव लड़ने वालों की आ जाएगी। तो उसके बाद सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं जिन लोगों को टिकट नहीं मिले हैं वो तरह तरह के कई गंभीर आरोप अपने पार्टियों के ऊपर लगा रहे हैं। और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं बागियों के रूप में, और अगर पार्टियां से सहमत होंगे, पार्टियां उनको बैठा लेंगी तो रुक जाएंगे, नहीं तो कौन कौन बागी के रूप में खड़ा होता है और कौन सा उम्मीदवार बागी किस उम्मीदवार को नुकसान पहुंचाता है, इसका भी देखना होगा। तो कुल मिला के हम कहें, आज नामांकन का अंतिम दिन है। सभी नामांकन हो रहे हैं और 2 तारीख के बाद पूरी तस्वीर से क्लियर हो जाएगी कि कौन सी सीट पर कितने प्रत्याशी खड़े हैं, कौन कौन चुनाव लड़ रहा है, किसकी क्या स्थिति है। तो कुल मिला के कहें, आज अंतिम दिन और 2 तारीख के बाद चुनाव लड़ने वालों की भी तस्वीर साफ हो जाएगी।
कमल, आपके पास फिर से आएंगे। धर्मेंद्र भी मसूरी से हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, क्योंकि आज आखिरी दिन है नामांकन का, तो सीधे तौर पे आज काफी संख्या में उम्मीदवार पहुंच रहे होंगे, वो उम्मीदवार भी जा रहे हैं जो दोनों पार्टियों से बागी हो गए, तो ऐसे में जो मसूरी की सड़कें हैं वो किस तरह से शक्ति प्रदर्शन से भरी पड़ी हैं? बिल्कुल, आज जो है सभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कर दिया है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे निर्दलीय प्रत्याशी रहे हो, अध्यक्ष पद के लिए भी और जो वार्ड मेंबर है उनके लिए भी सभी ने नामांकन दाखिल कर दिए गए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने सादगी के साथ नामांकन पत्र भरे हैं। ज्यादा भीड़ नहीं जुटाई गई है क्योंकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की जो मृत्यु हुई है उसके कारण उन्होंने सादगी से नामांकन किए हैं। साथ ही भीतरी घात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से जो टिकटों पर बंटवारा हुआ है, कई प्रत्याशी ऐसे थे कि जो आस लगाए बैठे थे कि भारतीय जनता पार्टी से उन्हें टिकट मिलेगा या कांग्रेस से उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाया है। इसको लेकर भी नाराजगी देखी जा रही है उनमें, और कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है वो भी काफी बेचैन है इस चीज को लेकर कि कहीं अगर भीतरी घात होता है तो सीधा सीधा इसका चुनाव पर असर पड़ेगा। जी अगर बात करें मेयर सीट को लेकर, तो मेयर सीट पे कौन यहाँ पर उम्मीदवार उतारे गए हैं और किस तरह से सीट हॉट बनती नजर आ रही है? भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ ओबीसी महिला सीट यहाँ पर हुई है, और जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और आज नामांकन की आखिरी तिथि थी। आज नामांकन भी हो चुके हैं। काफी संख्या में जो वार्ड सभासदों के जो नामांकन हुए हैं, जो अध्यक्ष पद के जो नामांकन हुए हैं, लगभग सभी पार्टियों ने और सभी जो क्राइटेरिया थे उसमें उन्होंने सबने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और साथ ही बात करूं तो जो ओबीसी महिला सीट है उसमें तो बहुत सारे प्रत्याशी हैं मैदान में। लगभग कांग्रेस से भी जो 9 लोगों ने अपने आवेदन किए थे। कमल भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल, आपके पास आना चाहेंगे। अब सबसे बड़ा जो यहाँ पर पार्टियों के लिए एक होने वाली है, यहाँ पर दिक्कत ये होने वाली है कि जो बागी लोग हैं उनको मनाना सबसे ज्यादा यहाँ पर चुनौती का काम होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए, खासकर बीजेपी के लिए हम बात कर सकते हैं कि पहले तो आरक्षण को लेकर लोगों को मनाने में जुटे पड़े थे, और अब बागियों का जो विरोध देखने को मिल रहा है उसको लेकर क्या कुछ लगता है निकलकर सामने आएगा? हाँ बिल्कुल संदीप, सबसे बड़ी बात मैं अभी बताऊं, आप अभी मसूरी से बात कर रहे थे। सबसे पहले मैं बता दूं, जो मसूरी है वो नगर पालिका है, वो मेयर नहीं है। देहरादून जो है वो नगर निगम है। उत्तराखंड में अगर हम कहें तो 11 नगर निगम है। इसमें हरिद्वार है, उसमें श्रीनगर है, उसमें कोटद्वार है, उसमें हल्द्वानी है, रुद्रपुर है, काशीपुर है, ऋषिकेश है और श्रीनगर है। जो मसूरी है वो नगर पालिका वहां पर है। तो कुल मिला के कहें सभी जगह अगर स्थिति आपको कहें तो 11 मेयर यहाँ पर उत्तराखंड में है, 11 नगर निगम उत्तराखंड में है, जिनकी देर रात, क्योंकि अंतिम समय तक यहाँ पर पार्टियों ने सूची जारी की है और आज सभी लोग कर भी रहे हैं। और अभी बताया कि बता रहे थे हमारे संवाददाता, जो प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी, उनके में अभी राष्ट्रीय शोक चल रहा है। तो कई पार्टियों ने अभी शोर शराबे से नहीं किया गया कि राष्ट्रीय शोक है, सभी लोगों ने सम्मान करते हुए इस तरीके से नामांकन किए हैं। तो सभी तरीके से चल रहे हैं नामांकन। जिन्होंने पहले ही नामांकन कर दिया फिर वो डबल सेट में नामांकन कर रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि लोगों में कहीं जगह बहुत जोश और कहीं जगह आरक्षण को लेकर बिल्कुल भी जोश नहीं दिखाया जा रहा है कि जहां आरक्षण नहीं तो और आरक्षण हो गए हैं। कहीं ऐसी नगर पालिका है, नगर पंचायतें हैं, नगर निगम है, तो वहां कहीं ना कहीं अभी भी उदासीनता दिख रही है। पर यही देखना है, अभी चुनाव में समय है, 23 तारीख को मतदान होना है, तो उस टाइम तक क्या स्थिति आती है, कितनी हलचल बढ़ती है, लोगों में इंटरेस्ट आता है, लोगों में हलचल बढ़ती है, या इसी प्रकार से उन जगह जहां आरक्षण हुए हैं और वहां लोगों के अनुरूप नहीं है, वहां कितना शोर शराबा होता है, या कुछ हलचल आएगी, या बस ऐसे ही लोगों की बेरुखी से ही वहां पर चुनाव खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल दीपक, यहाँ पर दीपक नारंग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, आपको रोकना चाहेंगे। दीपक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ऋषिकेश से। दीपक, आपके पास आएंगे और सवाल यही है कि जो नामांकन को लेकर स्थिति बनी है, ऋषिकेश में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, नामांकन को लेकर के आज ऋषिकेश तहसील परिसर का जो नजारा है वो पूरा राजनीति वाला दिखाई दे रहा है। यहाँ पे चाहे राष्ट्रीय दल के जो मेयर पद के लिए प्रत्याशी हैं या पार्षद पद के प्रत्याशी हैं, वो तो नामांकन करने के लिए आ ही रहे हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाया है
वो भी यहाँ नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं। सभी प्रत्याशी जो है अपने दल बल के साथ जो है एक जो सीमा बनाई गई है उनके पहुंचने के लिए वहां तक पहुंच रहे हैं, और उसके बाद प्रत्याशी फिर अपने 2 समर्थकों के साथ अंदर जाकर के नामांकन प्रक्रिया को पूरी कर रहे हैं। हालांकि आज यहाँ पे सुबह से कोहरा लगा हुआ था, मौसम में ठंडक जरूर है, लेकिन राजनीति की जो गर्माहट है वो अच्छी खासी देखी जा रही है, क्योंकि शहर भर में जगह जगह जो है छोटे छोटे जुलूस जो अपने समर्थकों के साथ निकाल करके तहसील पहुंच रहे हैं, वो नजारा देखने को मिल रहा है। और ऐसा लग रहा है कि वाकई में अब जो है चुनाव सिर पर आ गया है, क्योंकि जिस प्रकार से आज यहाँ नजारे देखे गए हैं, लेकिन जो चुनावी माहौल में गर्माहट होनी चाहिए वो अभी भी बिल्कुल से नदारत है, क्योंकि यहाँ पे जो सीट आरक्षित की गई है उसको लेकर के जो सामान्य सीट के जो प्रबल दावेदार थे या उनके समर्थक थे वो इनके लिए खुल करके अभी तक बिल्कुल सामने नहीं आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्याशियों को टिकट जो है वो काफी देर से दिए गए हैं, और इसके लिए यही माना जा रहा था कि ताकि पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह न हो या दल बदल का कोई भी चांस ना छोड़ा जाए। तो अब इसके बाद ये जो नजारा है इसको देख करके अब कल 2 दिन बाद जो इसमें नाम वापसी की प्रक्रिया होगी, उसके बाद जो इसके अंदर पूरी जो है स्थिति जो है, तस्वीर जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी कि आखिरकार ऋषिकेश के अंदर जो है चुनाव का माहौल क्या होने वाला है और क्या रंग रूप लेने वाला है। हालांकि अभी से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ऋषिकेश के अंदर इस बार जो मत प्रतिशत है वो काफी कम होगा। तो अब पूरी नजर हमारी इस पर बनी हुई है, जो अपडेट्स आएंगी हम अपने दर्शकों को जरूर देंगे। फिलहाल इतना ही कहा जा सकता है कि ऋषिकेश के अंदर अब भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ अन्य प्रत्याशियों ने जो है अपने नामांकन को करना शुरू कर दिया है। संदीप, बिल्कुल दीपक, अगर बात करें अब वोटरों की, क्योंकि सबसे ज्यादा अहम रोल यहां पर वोटरों का होता है, तो किन मुद्दों के साथ वोटर्स मतदान केंद्र पहुंचेंगे? बहुत अच्छा सवाल संदीप आपने किया है। अभी जो यहाँ पे मेयर पद के प्रत्याशी हैं, ये जो पार्षद पद के प्रत्याशी यहाँ पे खड़े हुए हैं, सबका एजेंडा विकास। हर किसी ने सिर्फ एक ही बात कही है कि वो विकास के नाम पर जो है यहाँ पर वोट जनता से मांगेंगे, क्योंकि अभी जो पिछले 5 साल का बोर्ड था जिसने यहाँ पे कार्यकाल किया, और 1 साल जो है बिना बोर्ड के जो शहर चला और शहर की जो स्थिति हो चुकी है, इस समय पर जो समस्याएं सामने आई है उन समस्याओं को जो है मुद्दा बनाया जाएगा, उनके समाधान का जो आश्वासन है वो मतदाताओं को दिलाया जाएगा और उनसे जो है अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की जाएगी। लेकिन ये हर बार ऐसा देखा जाता है कि जो चुनाव के टाइम पर प्रत्याशी वादे करते हैं, कई बार वो सत्ता में आने के बाद वो वादे केवल फाइलों में चले जाते हैं, उनको कोई नहीं अमली जामा पहनाया जाता है। तो अब जनता इस बात को समझ चुकी है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, किसकी बात पे विश्वास करना और किसकी नहीं। तो अब ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसके ऊपर विश्वास करते हैं और किसको अपना अमूल्य मत देकर के उसको जो है सत्ता की चाबी सौंपते हैं, जिससे कि उनकी समस्या का समाधान हो सके। फिलहाल चारों तरफ से नजर घुमाने के बाद स्थिति यही है कि हर किसी के दिमाग में एक ही बात है कि क्षेत्र की समस्या और समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन देकर उनसे वोट लेना। तो अब किसको कितने वोट मिलते हैं इस पर हमारी पूरी नजर रहेगी। 23 जनवरी को जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन क्या माहौल बनता है और 25 तारीख को किस प्रत्याशी को जीत की चाबी मिलती है उस पर पूरी नजर बनी हुई है। पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों को इस मामले में जरूर देंगे। संदीप, बिल्कुल दीपक, बने रहिए। कमल भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल, आपके पास आना चाहेंगे। एक सवाल जो ऐसे में बेहद ज्यादा अहम हो जाता है वो ये हो जाता है कि पार्टी ने जिन उम्मीदवारों पर दाव खेला है वो क्या लगता है कि जनता पार्टी के नाम पर उन उम्मीदवारों को वोट देने पहुंचेगी, या कभी कभी हम ऐसा भी देखते हैं कि जो उम्मीदवार होते हैं, फिर चाहे निर्दलीय उम्मीदवार हो चाहे बागी उम्मीदवार हो, वो कहीं ना कहीं जनता में अपनी छवि बनाने में कामयाब रहते हैं और इस तरह से वो सीटें भी निकाल जाते हैं? हाँ बिल्कुल संदीप, प्रयास तो यही पार्टी का रहता है कि जिसको हम टिकट दे रहे हैं उसकी अपनी भी छवि साफ सुथरी हो और साथ ही उसका अपना भी कुछ वोट बैंक हो, ताकि वो पार्टी के ना चाह रहे रहकर अपने बूते पे भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मत जो मत है वो प्राप्त कर सके। तो यही प्रयास रहता है और यही सब चीजें देखी जाती रहती है। और हम आप देख भी रहे कितने अंतिम क्षणों में कई प्रत्याशियों की यहाँ पर सूची जारी हुई है। जैसे मंथन चलता है, लंबी लंबी लाइनें होती है, मंथन चलता है कि क्या कुछ चीजें होंगी। तो वही अब देखना सब प्रयास यही रहता है कि पार्टी का कि ऐसे लोगों जो इसकी छाप छवि हो, जिसका अपना भी कुछ जनाधार हो, तो ऐसे लोगों को टिकट दिया जा सके। तो वही पार्टी प्रयास करती है। और मैंने कहा यही होता है कि 10 उम्मीदवार होते हैं पर टिकट एक को मिलता है, एक को ही मिलना है। बाकी जो 9 हैं तो कहीं सेक्रीफाइस कर जाते हैं, कहीं चुनाव लड़ते हैं, अगर फिर उसी पार्टी के दूसरे लोग चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है। तो ये सब चीजें आती जाती हैं, देखी जाती हैं। आज अंतिम दिन है, अब ये पता चलेगा कि कौन कौन से अन्य प्रत्याशियों ने पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ यहाँ पर चुनाव लड़ा है और पार्टियां उनको कैसे मैनेज करती हैं या वो चुनाव लड़ते हैं, इसका भी इंतजार करना पड़ेगा। और ये 2 जनवरी के बाद सारी पिक्चरें इसकी साफ हो जाएंगी।
बिल्कुल कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक, आपका भी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और धर्मेंद्र, आपका भी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।